नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को प्राचीन भारत के इतिहास का 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए सीजीपीएससी, व्यापम, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह किया गया है इस वीडियो में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे प्रश्नों को 50 प्रश्न हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। पूरा का पूरा क्रम से जाते जाएगा और आगे रोज शाम को 6:30 बजे जैसे जैसे मैं एमसीक्यूज खत्म करते जाऊंगा तो एक बार में पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, पूरा संविधान, छोटा छोटा स्टेप स्टेप कर करके हम लोग पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका जो एक्चुअल में सही उत्तर होगा वो होता है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से भारत का जो प्रतीक पर उत्कीर्ण जो शब्द है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर आधारित थी? शिक्षा पर आधारित थी, जन्म पर आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी या प्रतिभा पर आधारित थी। देखिए, वैदिक काल में अगर आप व्यवसाय का काम करते हैं तो आप व्यवसाय वर्ग वाले होंगे। अगर आप पढ़ाई लिखाई से काम करते हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आप युद्ध से संबंधित काम करते थे तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। तो उस समय ये सारा का सारा चीज शिक्षा पर नहीं था, जन्म पर भी नहीं था। ये सारा का सारा चीज किस पर बेस्ड था? व्यवसाय पर। आप कैसा काम करते हैं, आप जैसा काम करते हैं वैसा आपका वर्ण माना जाता था वैदिक काल में। कर्म के आधार पर क्या डिसाइड होता था? आपका वर्ण। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही चीज क्या हो गया था? जन्मजात हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? ऑप्शन है राई, गेहूं, जौ या जई, या इसी को ओट बोला गया है। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जो जौ है उसका सबसे पहले बार मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त होने वाली पहली धातु कौन सी थी? आपके सामने ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या सिल्वर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है कॉपर। कॉपर का उपयोग मानव ने सबसे पहली बार किया था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा जो है किस प्रदेश में स्थित है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कालीबंगा कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे पर है? तो घग्गर नदी है, उसके किनारे पर कालीबंगा स्थित है और ये राजस्थान में आता है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, मतलब सबसे पहले बार हमको कहाँ से धातु के सिक्के मिले हुए थे, ये हमको बताना है। मतलब कौन से समय पे का सबसे पहली बार क्या हमको धातु का सिक्का मिला है। हड़प्पा सभ्यता से नहीं होगा, उत्तर वैदिक काल में भी नहीं आएगा। जो बुद्ध काल है, भगवान गौतम बुद्ध के काल, उनमें से सबसे पहली बार हमको धातु के सिक्के मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी, दास श्रमिक पद्धति थी, वर्ण आधारित था या जाति आधारित था? तो इस समय का आ जाएगा उचित समतावादी, मतलब हर किसी को बराबर, कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच नहीं था हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा पद्धति में। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ये याद रखना, कई बार हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देने के लिए बैठते हैं, एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, उस समय पे कभी कभी हमसे पूछा रहता है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है। तो इस चीज को अच्छे से माइंड में रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या बोला है के बारे में, कौन सी उक्ति सही है, तो हमको जो चीज सही है सिर्फ उस पर फोकस करना है। पहला, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी।
ठीक है। तो उस समय पर एक्चुअल में कहा जाए तो लोगों को घोड़े के बारे में ही जानकारी नहीं था, तो ये पॉइंट तो हो गया गलत। गाय उनके लिए पवित्र थी। ठीक, तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो कहा जाता है कि गायों के बारे में नहीं जानते थे। गाय जो पवित्र तो थी वो कब थी? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जब आएगा तो गाय को बहुत ज्यादा माना जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में उस समय ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, तो ये जो है एकदम सही चीज है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, तो उनकी जो संस्कृति थी वो स्थिर थी, और एक्चुअल में एक मेन जो इसका सबसे सही पॉइंट है वो है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना जो है वो आरंभ कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो आप सभी जानते हो सबसे पहली बार जो खुदाई हुई थी वो कहां पर हुई थी? हड़प्पा में। कहां पर हुआ था? हड़प्पा में हुआ था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के लिए घोतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन हैं, मुद्राएं हैं, नावें हैं या मकान हैं? तो अगर इनको व्यापार और आर्थिक विकास की बात किया जाएगा तो उसका क्या चीज आएगा? मुद्राएं। क्या आएगा? मुद्राएं। तो यहां पर मुद्रा इनके आर्थिक विकास के लिए घोतक थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? कई बार एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की खोज आप सभी 1935 में हुआ था, 1942 में हुआ था, या 1901 में हुआ था, या 1922 में हुआ था? इसमें जितना भी ऑप्शन दिया है इसमें से कोई सा भी सही नहीं है। इसका जो सबसे सही उत्तर है वो तो है 1921। क्या है? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। यह माटगुमरी जिला जो कि पंजाब, पाकिस्तान के अंडर में जो पंजाब है, उधर वाले पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसकी खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज ये हुई थी 1921 में। इस पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा। और जिन महोदय या जिनके नेतृत्व में खुदाई हुई थी उनका नाम क्या था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी का नाम याद रखिएगा। और किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है? तो वो हुआ था 1921 में, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? ऑप्शन है नालियां और कुएं, दुर्ग, धान्यागार और शिखर सहित मंदिर। तो जो शिखर सहित मंदिर है ये बस नहीं मिला है, बाकी दुर्ग भी मिला है, धान्यागार भी मिला है, नालियां और कुएं मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है वो है लोथल। लोथल याद रखिएगा, उस समय का बंदरगाह भी था एक। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव या ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? ऑप्शन है पशुपति इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पत्थर, पेड़ और पशु। इन पूजा से जो सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति है और आज के हिंदू धर्म के बीच का संबंध हमको पता चलता है। अगला प्रश्न है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चन्हुद्रो। तो जो चन्हुद्रो है यहाँ से दुर्ग नहीं मिला है, बाकी कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से यहाँ से हमको किला मिला हुआ है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा जो पूरा का पूरा जो सिंधु, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा कहाँ पर फैला है? सिंधु नदी के आसपास का ही ये पोर्शन है। और इनका जो खुदाई हुआ था सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ है? सर जॉन मार्शल। इनका नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के टेराकोट की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शन है भैंस, भेड़, गाय और सूअर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है गाय। देखो आप सभी को थोड़ा देर पहले ही बताया था, उस समय तक क्या था, लोग गाय के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसलिए सिंधु घाटी में टेराकोट की मूर्तियों में जो निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, वो गाय आ गया। और उन लोग भैंस के बारे में, भेड़ के बारे में, सूअर के बारे में, इन सभी के बारे में जानते थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ऑप्शन है प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचरण खेती या जाति समाज। तो मेनली जो सिंधु घाटी सभ्यता है अपनी नगरीय सभ्यता के कारण से जाना जाता है। और नगरीय सभ्यता का मतलब हुआ क्या? व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही अच्छा नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ऑप्शन है सिंधु घाटी का, तो इसका सही उत्तर भी वैसे सिंधु घाटी ही है। मेसोपोटामिया, मिस्र और फारसी, ये सारे ऑप्शन है, लेकिन लोथल जो है वो किससे ताल्लुक रखता है? वो ताल्लुक रखता है सिंधु घाटी सभ्यता से। आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा है? लोथल है। देवी माता की पूजा संबंधित है, देवी माता की पूजा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ क्या है? देवी माता की पूजा संबंधित है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों के, पत्थर से, लकड़ी से या उपयुक्त सभी से। तो ये याद रखिएगा, वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और वहाँ पे के जो लोग अपना घर बनाते थे वो पक्की ईंटों से बनाते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन कौन सा है? ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार पूछा है। जो धान्यागार है, इसी को अन्नागार भी कहा जाता है। अन्नागार लिखेगा या धान्यागार लिखेगा? ये क्या है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन मिला है वो कौन सा है? धान्यागार। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी, कई बार बोल चुका हूं, जो नगरीय सभ्यता है वही उसकी क्या है? सबसे मुख्य विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा था? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जो लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? एक बंदरगाह था। अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता पर सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन सा है? तो इनके बारे में भी आप सभी को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जो दयाराम साहनी जी हैं, उन्होंने 1921 में हड़प्पा में खोदाई करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन है टेराकोट, कांसा, तांबा या लोहा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टेराकोटा। क्या? टेराकोटा, इसका उपयोग हम लोग करते थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के लिए संबंधित नहीं है? ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, ये है। कनिंघम भी है, एम व्हीलर ये भी है, लेकिन पी.एस. वॉट्स ये संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा आप सभी। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये है कांस्य युगीन सभ्यता है। कई बार एग्जाम पूछता है कि हड़प्पा की सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? मतलब किसका उत्पादन वो ज्यादा करते थे? तो वो कपास, कपास का उत्पादन क्या था? वो बहुत ज्यादा किया करते थे। हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो अगर बात करें हम लोग हड़प्पा का स्पेशली, तो वहाँ के लोग थे वो खानाबदोश जीवन जिया करते थे। मतलब एक जगह पर रहते थे, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर खाने के तलाश में कहीं और चले जाते थे। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन जिया करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या कृषि था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेनली कृषि किया करते थे। तो उनका जो व्यापार का जो मुख्य
मुख्य व्यवसाय जो था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वो क्या था, वो था हमारा कृषि। अगला है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो ये होता है मृतकों का टीला। कई बार एग्जाम में पूछा है इसको भी। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसका जो लरकाना जिला है, देखिए इसमें जिला पूछा है, प्रांत पूछता तो सिंध प्रांत आ जाता, ठीक है। इसमें जिला पूछा है तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसके लरकाना जिले में है। और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई थी वो 1922 में स्टार्ट हुआ था और राखल दास बनर्जी जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था ये खुदाई, ठीक है। यहां से ही विशाल स्नानागार एवं काश्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। कई बार इसको भी एग्जाम में पूछता है। और साथ ही साथ यहीं से विशाल अन्नागार भी मिला था मोहनजोदड़ो से ही। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो ये हुआ है दैमाबाद से। दैमाबाद से रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, दैमाबाद को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। पोट्री, आभूषण, बढ़ईगिरी मतलब इसको काष्ठकारिता बोल सकते हैं, और लोहार मतलब लोहारगिरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो लोहारगिरी मतलब लोहा से कुछ कुछ बनाने का काम उन लोग नहीं किया करते थे। अब लोहारगिरी क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उस समय के लोग ना लोहे को नहीं जानते थे। याद रखिएगा, जैसे उन लोग गायों को नहीं जानते थे वैसे उन लोग लोहे को भी नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना के बारे में, चांदी के बारे में, तांबा के बारे में, सीसा के बारे में और टीन के बारे में तो जानते थे। ये सारी की सारी धातुएं हैं, एक बार रिपीट करो, सोना, चांदी, तांबा, सीसा और टीन, इसके बारे में तो जानते थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। जब लोहे के बारे में जानेंगे नहीं तो उसका व्यवसाय कैसे करेंगे, लोहारगिरी का काम कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना हमको मिलती है। तो अगर प्राचीन वैदिक काल का बोले तो वैदिक काल में सिर्फ एक ही वेद की रचना हुई थी, वो कौन सा था, ऋग्वेद। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गर्गी और मैत्रेय का घर था। ऑप्शन है काशी, मिथिला, उज्जैनी और पाटलिपुत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उज्जैनी। उज्जैनी जो है वो कपिल, गर्गी और मैत्रेय, ये 3 लोगों का क्या था, घर यहीं से था। वेद शब्द का अर्थ क्या है, वेद शब्द का जो एक्चुअल अगर हम लोग अर्थ देखें तो वो होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। वेदों को माना गया है क्या, स्मृति, श्रुति, ज्ञान और शिक्षा। तो ये याद रखिएगा, वेदों को श्रुति माना गया है और वेद जो है वो अपरुषेय है, मतलब वेदों को किसी इंसान ने नहीं लिखा है, उसको भगवान ने लिखा है ऐसा माना जाता है। वेदों को क्या माना जाता है, अपरुषेय। और अगर स्मृति, श्रुति, ज्ञान और शिक्षा इस प्रकार का ऑप्शन आए तो उसमें हमको क्या लगाना है, हमको लगाना है श्रुति। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। श्रमिक गतिहीनता के लिए, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए या व्यावसायिक श्रम विभाजन। एक्चुअल में क्या था, जब स्टार्टिंग में था ना, तो जैसे हम लोग कहा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर हम ये वर्ण व्यवस्था देखें तो एक्चुअल में क्या है, ब्राह्मण क्या करता है, पूजा पाठ का काम करता है, ठीक है। क्षत्रिय क्या करता है, युद्ध से रिलेटेड काम करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्या करेगा, व्यापार का काम करेगा। शूद्र क्या है, जो छोटे काम है वो करेगा। तो ये सारा का सारा चीज क्या है, व्यावसायिक श्रम विभाजन था, जो एक्चुअल में वर्ण व्यवस्था था। फिर बाद में वो आकर के जाति हो जाता है, वहीं पर थोड़ा सा गलत हुआ था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। ऑप्शन है चांदी, सोना, लोहा और तांबा। तो वैदिक लोग जो थे उन्होंने सबसे पहली बार तांबा का प्रयोग किया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, तो तांबा का प्रयोग किया था।
उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वो कहलाते थे श्रमण। क्या कहलाते थे वो? श्रमण कहा जाता था उनको। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर अलग अलग हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद तो वैदिक काल का है, यजुर्वेद में यज्ञ से रिलेटेड चीजें लिखा गया है, संगीत में से रिलेटेड चीजें हैं वो सामवेद में है, और जादू टोना से रिलेटेड चीजें वो किस में है? अर्थवेद में है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो तंबाकू की खेती के बारे में वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे। अगला है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे। देखो सही नहीं है पूछा है ना, तो संस्कृत तो बोला करते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे, तो ये भी सही होगा। निम्नलिखित आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो घुड़सवारी भी करते थे। वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो नहीं, वो नगरों में निवास तो नहीं किया करते थे। ठीक है, तो इसका जो डी है वो गलत उत्तर है, और वही उत्तर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसको अभी हम लोगों ने देखा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये इसका है गलत उत्तर। अगला है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उन्हें क्या कहते थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका, बलि ही कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो क्या था? दूध, और दूध से रिलेटेड जो चीजें थी वो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। और एक चीज याद रखना, जब वैदिक काल आता है उसके बाद का जो उत्तर वैदिक काल आता है उस समय गाय का तो बहुत ही ज्यादा मान्यता बढ़ जाता है। गाय के लिए युद्ध होते हैं, बहुत सारा चीज गाय से रिलेटेड ही चीजें होता है। तो उस समय प्रमुखता गाय और उनके दूध और उसके उत्पादन मुख्य भोजन के रूप में यूज किया करते थे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। कई बार इस प्रश्न को पूछा है ना, और यही सारे विकल्प के साथ। वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी सांस्कृतिक से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए क्या थे? आर्य जो थे अनार्यों पर जीतने में कामयाब हुए थे। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही है? तो इसका अगर हम लोग डायरेक्ट उत्तर देखें तो जो आर्य थे वो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। इन्हीं का आरोही क्रम में वो क्या करते थे? पालन किया करते थे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, और आप सभी को मैं बता दे रहा हूं, रोजाना शाम को 6:30 बजे आपको मेरे YouTube चैनल पर MCQs मिलेंगे, जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। स्पेशली अभी मैं ये CGPSC के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।